पहली बार हिंदुस्तान का मजाक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मिला है कि पाकिस्तान के आगे इस तरीके से भैया सर घुटने टेक दिया और उसके बावजूद देश में पढ़ाई करता फिर रहा है। देश में अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मिला है कि पाकिस्तान के आगे इस तरीके से भैया सर घुटने टेक दिया और उसके बावजूद देश में पढ़ाई करता फिर रहा है। क्या उखाड़ लिया अभी तक हमने पाकिस्तान का, मुझे बताओ। हम बस यूं ही खुश हैं, पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ठीक है, 9 ठिकाने तबाह हो गए। और फिर पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान के लोग क्या बना रहे हैं यहाँ। पहली बार हिंदुस्तान का मजाक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पहली बार। मतलब पाकिस्तान के लोगों ने इतनी रील बनाई है इंडिया के मीडिया के ऊपर, किसी ने बनाई क्या आज तक? कहीं इतनी हिम्मत थी इंदिरा के शासन में, इतनी हिम्मत कि पाकिस्तान रील बना दे। 93,000 सैनिक को सरेंडर करवाया था ना, मोदी जी ने कितने सैनिक सरेंडर करवा दिए? पर उसके बावजूद मोदी जी ने एक बयान दिया हो, अभी नोटिस करने वाली बात यह है कि मोदी जी ने एक बयान दिया हो कि हमने पाकिस्तानी आर्मी का फलाना टैंक उड़ा दिया, पाकिस्तान की फलाना मिसाइल उड़ा दी, पाकिस्तान की सेना का फलाना अड्डा तबाह कर दिया। नहीं जी, मोदी जी अब भी सेल्फ डिफेंस में खेल रहे हैं। मोदी जी अब भी मीडिया पर क्या बयान दे रहे हैं, हमने पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए। अरे हमारे लिए पाकिस्तान ही आतंकवाद है, संपूर्ण पाकिस्तान तबाह होता, पर उसमें तुम चुन के कह रहे हो। इसका मतलब यह प्री प्लानिंग है, तुम्हें खुद पता है कि मीडिया में क्या बयान दिलवाना है, खुद क्या बोलना है। जो व्यक्ति पाकिस्तान के विरुद्ध बयान देने से डर रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करवा देगा। अरे कहते रहे 2 जून की रोटी खाइए आराम से, रही तुम्हारी गोली काफी है आपके लिए। भैया मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वो 4 आतंकवादी आए, शहीद कर गए हमारे देश के 28 सिविलियंस को, और वो पकड़े नहीं गए। उनकी डेड बॉडी देखने को हमें नहीं मिली, सिर्फ स्केच देखने को मिला और एक फर्जी वीडियो मिला कि यही आतंकवादी थे। 44 जवान भारत के शहीद हो गए, RDX आया, आज तक उसकी चार्जशीट दायर नहीं हुई, नहीं पता चला कि वो कहाँ से आया। तो सिंदूर लेंगे नहीं, बताइए। मैं मोदी जी और मोदी जी के अंधभक्तों से और संपूर्ण भाजपा से सिंदूर नहीं लूंगा। देश की आर्मी आएगी, ठीक, तो मैं उनके लिए भाई जान भी दे दूंगा, लेकिन भाजपा के लिए कुछ नहीं। तो भाजपा कार्यकर्ता आएंगे तब? भैया भाजपा कार्यकर्ता आएंगे, हमारे यहाँ लिखा है बीवेयर फ्रॉम देशभक्त, ठीक है, देशभक्तों से सावधान, भाजपा भक्त बस। भाजपा कह रही हमें तो देशभक्त है असली। भाई भाजपा देशभक्त है तो उनका मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन क्यों कह रहा है? कैसा देशभक्त है वो? सड़क पर रेप करने वाला वो देशभक्त है? क्या नाम है उसका, धाकड़? कैसे कैसे लोग हैं भाजपा में, एक से बढ़कर एक नेता है। उसके बावजूद उनका एक मंत्री है पार्ट टाइम नेता, पार्ट टाइम विधायक और फुल टाइम बाबा, क्या नाम है, बाल मुकुंदाचार्य। तिरंगे से नाक पूछ रहा था वो, और बाद में कहता है मैंने तिरंगा चूम लिया। बीवी उसके नहीं, बच्चे उसके नहीं, चूमना उसे पता नहीं। कभी किसी को प्यार किया उसने? जिसके घर में परिवार ही ना हो, जिसे चूमने का पता ही ना हो, तो नाक ही पहुंचेगा चूमने के नाम पर। जिसको तिरंगा रैली में तिरंगे को भूल गया और कोई बात कर रहा है कि हमें तिरंगे का सम्मान है। रोजाना रील वायरल होती है उसकी, रोजाना रील बनाता है कि भैया देखो तिरंगे के सम्मान में, ठीक है, बाल मुकुंद मैदान में, बाल मुकुंद मैदान में है और तिरंगे से नाक पोंछ रहा है। मोदी जी अपना पसीना पोंछ लेते हैं तिरंगे से। RSS जिस संगठन से वो आते हैं वो तिरंगा नहीं लहराता 52 साल तक। वो जो है भाई संसद के अंदर विरोध करता है तिरंगे का, कहता है 3 रंग का झंडा 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा है जी। तो वो पार्टी इस देश में तिरंगे का सम्मान कर सकती है, उस पार्टी में देशभक्ति का 1% भी अंश मिल सकता है? नहीं मिल सकता। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो विदेशी सामान है उसका बाइकआउट करना चाहिए, जो देश में बने उसका इस्तेमाल हो। मोदी जी का चश्मा कब जाएगा फिर? विदेशी है। मोदी जी का पेन कब जाएगा? विदेशी है। भाई मोदी जी की गाड़ी कब जाएगी? वो भी विदेशी है। BMW, मर्सिडीज जिन लोग घूमते हैं सब विदेशी है। इस देश में विदेशी बाइकआउट करने के लिए देशी बनावा तो सही। मेक इन इंडिया का झुंझुना थमा दिया, 6000 करोड़ ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट कर दिया, पूरी दुनिया घूम लिए, अपना शौक पूरा कर लिया और इन्वेस्टमेंट जीरो। मनमोहन की पॉलिसी थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, वो उसको रिन्यू करके लाए और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं आया। आज इंडिया में क्या है, कौन सी फैक्ट्री आ गई? मनमोहन की पॉलिसी थी लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के तहत नोएडा बसा हुआ है, वैश्वीकरण के तहत तुम्हारा गुड़गांव बसा हुआ है। औद्योगिक के जो कानून होते हैं, व्यापार के जो कानून होते हैं, वो आसान बनाए गए। नोएडा को जो बसाया गया, ओखला से नोएडा डेवलप किया गया और उसके बाद आज नोएडा की शकल पूरी दुनिया देख रही है। नोएडा यूपी का सबसे बड़ा आर्थिक स्रोत, भारत का भी आर्थिक स्रोत, उसके अलावा गुड़गांव। भाई कांग्रेस ने तो 2 डेवलपमेंट वाले एरिया बता दिए। मोदी जी के राज में कौन सा गुड़गांव बन के तैयार हुआ है आज तक? कौन सा नोएडा बन के तैयार हो गया? दूसरा नहीं हुआ ना, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी ना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। फिर किस तरह का बाइकआउट करोगे तुम?
बायकॉट करने के लिए देश के कमजोर तबके को मजबूत करना पड़ेगा, और इस देश के कमजोर तबके को लूटने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। आपदा तक जैसी स्थिति में पीएम केयर फंड था, जिसमें पूरा देश कोरोना से ग्रसित था, उस कंडीशन में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने एक पीएम केयर फंड बनाया है कि गरीबों का काम आएगा। वो फंड बनाया जो कि ऑलरेडी देश में है, आपदा राहत कोष, फिर भी एक फंड बनाया पीएम केयर फंड, और उसमें लोगों ने पैसा डाला। 140 करोड़ लोगों ने अगर 10-10 रुपए भी डाले होंगे तो 1400 करोड़ होते हैं। और उसके बाद तुम्हारे विश्वास ने भी डाले थे 1-2 लाख रुपए, RTI डाली थी। क्या जवाब आया कि इसका जवाब तुम नहीं जान सकते कि इस फंड में कितना पैसा आया, हम नहीं बता सकते, ये प्राइवेट फंड है। तो पब्लिक का फंड बोल के प्राइवेट फंड बोल देना और डकार जाना, उसके बाद मोदी जी कहेंगे मेरे रगों में सिंदूर है, ये भ्रष्टाचार है। पीएम केयर फंड वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, पीएम केयर फंड में कितना पैसा डकार गए ये तो सरकार जाने के बाद पता चलेगा। 10 साल बाद जाए, 20 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए, जाएगी कभी तो बुराई का अंत होगा। लेकिन पीएम केयर फंड का इस देश को जो 10-10 रुपए, 20-20 रुपए जिन्होंने लाखों दिए वो अलग, उसके नाम पर जो डोनेशन डकारा है देश के प्रधानमंत्री ने, उसका हिसाब कौन देगा? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ और सबका सत्यानाश हो रहा है इस देश में। अभी जो मोदी जी घूम रहे हैं, अभी तुम दिल्ली चले जाओ, विकास के नाम पर क्या चल रहा है? बने बनाए घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है, ठेलियाँ टूट रही हैं, दुकान टूट रही हैं, मकान टूट रहे हैं। और दुख ये नहीं कि टूट रहे, पहले जब कुछ टूटता था ना, लोग कहते थे नेता बड़े हरामखोर है, सरकार बड़ी हरामजादी है। अब कहते हैं वाह मोदी जी वाह, क्या काम कर रहे हैं। यानी लोग किसी के नुकसान पर हंस रहे हैं, लोग किसी के नुकसान पर खुशी मना रहे हैं, लोग किसी के नुकसान पर कार्रवाई को कह रहे हैं कि अब काम हो रहा है। और फिर उसके बाद जब कुछ नहीं मिल रहा तो उसको बांग्लादेशी कह दे रहे हैं, उसको रोहिंग्या कह दे रहे हैं। भाई राशन कार्ड उसके पास, पहचान पत्र उसके पास, 20 साल का रेंट एग्रीमेंट, उसका बिजली का बिल उसके पास, गैस का बिल उसके पास, लेकिन इसके बावजूद वो रोहिंग्या पे बात करूं, बांग्लादेशी पे बात करूं तो यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 2004 से लेकर 14 तक, जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर साल जो बांग्लादेश भेजे जाते थे बांग्लादेशी पकड़ के, उनकी संख्या होती थी 2500, 3000। मोदी जी के शासनकाल में 2014 से लेकर 24 तक आज तक भी 1000 बांग्लादेशी किसी एक साल में नहीं भेजे गए, कभी 200 भेजे गए, कभी 300 भेजे गए। जो बार बार कहते हैं कि हम बांग्लादेशियों के विरुद्ध हैं, तो वो बांग्लादेशी पकड़ क्यों नहीं पा रहे? कांग्रेस की गवर्नमेंट तो 2-2 हज़ार बांग्लादेशी, 3-3 हज़ार बांग्लादेशियों को पकड़ के बॉर्डर पर छोड़ देती थी। तुम एक साल में 100, 200, 300, 500 ही छोड़ पाते हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश में एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं देश के लोगों को। ये देश में बहुसंख्यकवाद की जड़ है मोदी जी, ये देश में हिंदू मुसलमान की जड़ है मोदी जी। जिस दिन मोदी जी चले जाएंगे, इस देश से कम्युनलवाद, हिंदू मुसलमान का विवाद एक झटके में खत्म हो जाएगा। फिर कहीं रैली नहीं होगी, कहीं कोई विवाद नहीं होगा, और रैली होगी भी तो जैसे पहले चली आ रही थी होती रहेगी। इस देश में जिसके नेतृत्व में इस देश में अव्यवस्था फैल गई, वो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। भाई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले ही नेता हैं। नायक पिक्चर देखी थी ना, अमरीश पुरी कहता था हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार की जड़ी मुख्यमंत्री वही था अमरीश पुरी। तो जो खुद भ्रष्टाचार की जड़ हो वो क्या भ्रष्टाचार मिटाएगा? गौतम अडानी के पोर्ट पर क्या पकड़ा गया था? हेरोइन पकड़ी गई थी 3000 किलो। क्या कार्रवाई हो गई? एक छापा भी किसी बड़े उद्योगपति पे देखा? अभी एक पिक्चर आई है रेड, सबने देखी होगी। रेड पिक्चर में एक अफसर होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, और वो क्या करता है, वो एक नेता के घर रेड मारता है, और मारता क्या करता है, उस नेता की बोलती बंद करा देता है। इतना चालाक होता है कि उसका कई हजार करोड़ रुपया पकड़ लेता है, और नेता पावर में होता है, सेंट्रल में पावर में होता है। उस पिक्चर में सरासर झूठ दिखाया गया है। अगर कोई मंत्री, कोई नेता, और वो भी मंत्री पद पे है सेंट्रल में, तो तुम उसको उसके यहाँ रेड मार ही नहीं सकते। ये कड़वा सच है। दूसरा ये है कि जितना पैसा उसके पास दिखाया गया, अगर उतना पैसा किसी मंत्री नेता पे निकल जाए तो अगले दिन पूरी सरकार खरीद लेगा हमारे देश में। और हमारे देश में ऐसी पिक्चर बनती है कि एक ऑफिसर ऐसा था, पहली बात। और दूसरी बात, ऑफिसर इतना ईमानदार नहीं होता। फिर उसमें वकील भी ईमानदार दिखाया है। वकील को दिखाया गया कि 4 लाख के बदले उसे 1 करोड़ मिल रहे हैं, और वो ठुकरा देता है। तो समझो, फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना जरूर होती हैं, लेकिन आईना भी झूठ दिखाता, राइट को लेफ्ट दिखाता है। आईने को समझने के लिए अपना खुद का एक्सपीरियंस जोड़ना पड़ता है।